नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डीएनएस, बोले तो डे नाइट स्टडी। बच्चा लोग अपना, हम और आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के अंदर फिजिक्स का ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी थर्मोडायनेमिक्स का पूरा पोर्शन पार्ट ए जो आपका था, हम लोगों ने उसका क्लासेस स्टार्ट किए थे और वही हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं। आज इसका इंट्रोडक्शन के बाद, आज इसका सेकंड लेक्चर है। इंट्रोडक्शन के बाद एक लेक्चर गया था, ठीक है, जो आपका सिलेबस इंट्रोडक्शन था वो, उसके बाद एक और लेक्चर, उसके बाद एक और, ये थर्ड लेक्चर आपका कैसे यह मिला जुला के फोर्थ लेक्चर आपका है। टॉपिक वाइज कहें, टॉपिक कहें जो पढ़ने वाली बातें हो तो इंट्रो पहला जो वीडियोस था वो आपका सिलेबस डिस्कशन का था। ये आपका तीसरा आज आपका जो आपका लेक्चर है वो मैं आज लेने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप में से कुछ बच्चे जो नए होंगे वो उनसे एक विनम्र निवेदन है कि पहले जाएं, जो आपके ऑलरेडी 2 वीडियोस पड़े हुए हैं इंट्रोडक्शन का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोडक्शन देखें, एकदम इंट्रोडक्शन बिल्कुल अलग है, एकदम बहुत बढ़िया है, ऐसा जो आपने नहीं सुना होगा कभी, ऐसा बताने की कोशिश की है। और दूसरा वीडियो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में मेरा क्या ख्याल था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, उसको मैंने समझाया था। थोड़ा सा उसका मैं रिव्यू आज मैं यहाँ पे दूंगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों है, क्योंकि वही लेक्चर सीरीज में कंटिन्यू करने वाला हूँ। आज अपने को ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में ही पढ़ना है। पहला टॉपिक हमारा यही है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ये आपका यूनिट नंबर 4 है। कई सारी यूनिवर्सिटी में, कई सारे कॉलेजेस में यूनिट 1 से पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना था, जहां तक मेरा अनुमान था, मेरा सोचना था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पहले पढ़ना चाहिए था। क्यों इसका एक बहुत बड़ा फंडा है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमको ओरिजिन की तरफ ले जाता है, मतलब हमको बताता है कि कैसे सारी चीजें हीट, कैसे सारी चीजें रिलेटेड है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन उस तीनों चैप्टर से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट है आपका, उसे बिल्कुल हट के है, एकदम अलग है और इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा, इसलिए हमको पहले पढ़ना जरूरी था। तो मैं इसको 4th यूनिट पहले पढ़ा रहा हूँ। आप डोंट वरी, आपका सिलेबस जो है आपका, जब तक आपके कॉलेज वाले आपको पढ़ा चुके होंगे फर्स्ट सेकंड, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, उसकी दिक्कत नहीं है। आपका जो मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं मैं आपको पढ़ा दूंगा, 2 यूनिट 3 यूनिट लगभग मैं आपको पढ़ा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत जल्दी सिलेबस कवर होगा, ठीक है, और बहुत चीज़ें बहुत आराम से समझेंगी, ठीक है। ये बोल सकते हैं, तो ये आपका वादा भी है मेरे से ना, मेरा वादा भी आपसे कि आप लोगों को कहीं भी फिजिक्स से कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मैं जब फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ तो आपको कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। तो अपने को क्या पढ़ना था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट्स आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मैं बताऊंगा आपको उस बच्चे ने क्या पूछा था, स्टूडेंट ने, ठीक है। सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। मैंने बोला ब्लैक बॉडी रेडिएशन पिछली क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तो मैंने बोला था बेटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक प्रकार का थर्मल रेडिएशन होता है। एक प्रकार का थर्मल रेडिएशन क्या होता है, थर्मल रेडिएशन क्या होता है, मैंने बताया था कि थर्मल रेडिएशन उष्मीय विकिरण क्या होता है बेटा। मैंने बताया था कि जब किसी टेम्परेचर की वर्च्यू से, टेम्परेचर के गुण की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जब कोई बॉडी रेडिएशन इमिट्स करती है, जब कोई बॉडी लाइट्स इमिट करती है, उसको बोलते हैं थर्मल रेडिएशन, ठीक है। थर्मल रेडिएशन बेटा, जैसे हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर है कुछ 27 डिग्री 28 डिग्री रूम का टेम्परेचर, जितना बॉडी का टेम्परेचर है, वो हमारे साथ बॉडी क्या कर रही है, वो हमारी बॉडी जो है वो हमारी क्या कर रही है, रेडिएट कर रही है एनर्जी, हमारी बॉडी एनर्जी रेडिएट कर रही है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि सर हम चमक क्यों नहीं रहे, हम ग्लो क्यों नहीं, क्योंकि लाइट हमारे अंदर से निकल रही है, अगर वो लाइट आपकी आंख तक पड़ रही है तो हम आपको चमकीले होते नजर आएंगे, लेकिन मैं आप तो चमकता हुआ दिख नहीं रहा। अगर लाइट भी बंद कर दूं तो भी मैं नहीं चमकूंगा, क्यों, हमको रेडिएशंस नहीं दिखते। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था कि हम लोग जो रेडिएशंस इमिट कर रहे हैं वो हमारे विजिबल रेंज में नहीं आ रहे, वो हमारे इंफ्रारेड में रीजन में जा रहे हैं। अभी आप इस कमरे को बंद कर दिए लाइट लगा के, आपके पास कुछ ऐसा कैमरा हो जो इंफ्रारेड IR को डिटेक्ट करता हो, कुछ ऐसा कैमरा हो, तो देखिएगा हमारा शरीर जो बॉडी है वो पूरा रेड दिखेगा। यानी कि हमारी बॉडी रेडिएशन तो इमिट कर रही है, लेकिन उसका वेवलेंथ इतना बड़ा है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी छोटी है। वेवलेंथ बड़ा होने का मतलब फ्रीक्वेंसी छोटा हो जाना, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी छोटी है कि हम उसे अपने नॉर्मल आई से डिटेक्ट नहीं कर पाते। लगभग 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच की जो लाइटें होती हैं वही हमको दिखती हैं, जो हमारी विबग्योर के अंदर आती हैं, वॉयलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। यानी हिंदी वाले बोले तो पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, आसमानी, ये सब सारा चीज आता है। 7 कलर होते हैं जैसे इंद्रधनुष में होते हैं, वही हमको दिखते हैं बेटा। लेकिन कभी कभी ये सातों कलर जब मिक्सअप हो जाते हैं तो हमको सारी चीजें व्हाइट दिखती हैं। मान लो कि कोई ऐसी बॉडी है जो बॉडी पूरे कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, जितना उस पर कलर पड़ रहा है, सातों कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, सातों कलर आप पे पड़ रहे हैं। जैसे मेरा ये डीएनएस का जो ये शर्ट है, टी शर्ट है, जो भी है, ये आपका व्हाइट इसलिए दिख रहा है बेटा क्योंकि ये एक भी कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। जितने भी कलर इस पे पड़ रहे हैं बेटा, सारे के सारे आपके आंखों में जाके इसमें स्कैटर्ड होने के बाद, इसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके आंखों में पड़ रहा है, इसलिए ये सफेद दिख रहा है। अब ये ब्लैक क्यों है? ब्लैक होने का मतलब है कि बेटा ये
सारे के सारे रेडिएशन जो भी इस पे फॉल आउट कर रहे हैं वो सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर दे रहे हैं, इसीलिए ये ब्लैक है। तो ब्लैक से ही रिलेटेड हमारा टॉपिक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी ऐसा कोई बॉडी जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर होना कंपलसरी है, किसी पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे सभी प्रकार के रेडिएशंस को, सभी प्रकार का नहीं कि मतलब केवल विजिबल में, सभी प्रकार का मतलब होता है कि वो इंफ्रारेड, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, जितनी प्रकार की लाइटें हमारे सन से आती हैं, ईवी ईडब्ल्यूएम स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम में जितनी भी लाइटें आती हैं, हमने बताया ना CGXU VIMR, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, इतने प्रकार की लाइटें हमको सन से मिलती हैं। तो जितने प्रकार के रेडिएशंस उस पर फॉल कर रही हैं, सभी प्रकार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले जा रहा, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। या बोले कि मान लो बेटा यही हमारी कोई बॉडी है, यही कोई हमारी बॉडी है, ठीक है, यही कोई बॉडी है, और इस पे क्या कर रहा है बेटा, सभी प्रकार के जो रेडिएशंस इमिट कर रहा है ना, सभी प्रकार के जो रेडिएशंस फॉल आउट कर रहे हैं, वो सभी प्रकार के रेडिएशंस को बेटा क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर जा रही है। क्या कर रही है बेटा, एब्जॉर्ब कर जा रही है। इस प्रकार के रेडिएशंस को बोलते हैं हम क्या बेटा, इस प्रकार के मटेरियल को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो जो मटेरियल हुआ किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस मटेरियल को बोलेंगे ब्लैक बॉडी। क्या बोलेंगे बेटा, ब्लैक बॉडी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यदि इसी मटेरियल का, इसी जो एब्जॉर्ब किया है, अब एब्जॉर्ब करने के बाद इसको हटा लीजिए, अब इसी मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या करता है, ये सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट करता है ना, ये सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट करता है। याद रखिएगा बेटा, ये थर्मल रेडिएशन है। थर्मल रेडिएशन और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन में मैंने अंतर बताया था बेटा। थर्मल रेडिएशन क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो सकता था, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट भी हो जाता, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे के सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर जाला। पिछले लेक्चर को आप जरूर देखिएगा बेटा, वहां पे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, तभी लेक्चर समझ में आएगा। हो सकता था कि ये कुछ प्रकार के रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट भी करता, लेकिन मैंने ऐसा इसका सरफेस बनाया कि सभी प्रकार की बॉडी, सभी प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर जा रहा है। अब जो केवल यहां से जो रेडिएशन इमिट होंगी वो केवल थर्मल रेडिएशंस होंगी, और जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं वही हमारी क्या होती हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती है। तो मैंने बोला जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट भी करे, इस प्रकार के ब्लैक बॉडी को बोलते हैं, इस प्रकार के बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ऐसा नहीं केवल एब्जॉर्ब ही करना, इमिट भी करना, टेम्परेचर बढ़ाओ तो सारे प्रकार के रेडिएशंस को वो इमिट करे, इसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी। जैसे इसका मैंने एग्जांपल बताया था वांटा ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक ना, वांटा ब्लैक बताया था, प्लेटिनम ब्लैक बताया था, एक और बताया था लैम्प ब्लैक ना, एक 96%, एक 97%, एक 99.99%। इसका क्या होता था, एब्जॉर्बिंग पावर होता था, मैंने बताया था। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर जो ग्लोइंग टॉय होते हैं, जो चमकने वाले खिलौने होते हैं, अक्सर रात में चमकते हैं, जैसे कि आप लोग जाते हैं वो रोड पे जाते होंगे ना, तो वो दिखता होगा कि वो जो रोड पे लगा होता है वो रात में चमकता है, तो क्या सर वो ब्लैक बॉडी है? ब्लैक बॉडी, अगर दिमाग आपका थोड़ा सा भी गया होगा तो देखते हो कोई कुछ ऐसे खिलौने होते हैं, ऐसे रिबन्स लगे होते हैं पतली पतली, जो क्या करती है, रात में चमकती हैं, लेकिन वो क्या वो ब्लैक बॉडी है? मैंने बोला था कि जो भी सभी प्रकार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर जाए, उसके बाद इमिट भी करे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट करे, वो ब्लैक बॉडी है। लेकिन बच्चा जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था, आपने बेसिकली क्या किया, ब्लैक बॉडी का अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं समझा। उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट करे। जब कोई बॉडी सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट कर देगी बेटा, तो क्या वो कैसा नजर आएगा? अब तूने बताया कि मान लो वो जो सड़क का चीज है वो येलो अक्सर जलता है, जो रोड पे लगी होती है, जब चलते हो रात के समय तो चमकती है ना, बोर्ड लगा होता है उस पर येलो बोलते, टर्न है तो येलो जलता है, पीला, तो बेटा वो पीला ही दिखाई देता है। येलो क्यों दिखाई देता है? क्यों क्या कर रही है, सभी प्रकार की लाइट को क्या कर जा रही है, एब्जॉर्ब कर जा रही थी, केवल येलो को ही आपकी तरफ स्कैटर्ड कर रही है, इसलिए वो येलो दिख रहा है। दिन में सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट कर रही है और सभी प्रकार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन रात में केवल येलो को ही इमिट कर रही है, तो सभी प्रकार के रेडिएशन को इमिट भी तो नहीं कर रही ना, तो ये ब्लैक बॉडी नहीं हो सकती। ब्लैक बॉडी का मतलब है कि सभी प्रकार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करे और सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट भी करे, सभी प्रकार की रेडिएशंस को। सभी प्रकार का मतलब है कॉस्मिक, गामा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, सब माइक्रोवेव सब आ गए उसमें ना। ये पर्टिकुलर कोई एक वेवलेंथ का एक फ्रीक्वेंसी की लाइट को इमिट करना ही ठीक है, वो कहलाता है, ब्लैक बॉडी नहीं कहलाता है। या फिर सभी प्रकार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर जाना ही ब्लैक बॉडी नहीं कहलाता है। इमिट भी करना चाहिए होता है जब उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हमको बात कर रहे कि इसके ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को हमको पढ़ना था, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर के साथ ये कैसे वेरी करता है। कोई ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ा के देखें, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री कर दें, उसका टेम्परेचर 60 डिग्री कर दें, 80 डिग्री कर दें, तब कितना रेडिएशन उसमें से मीट हो रहा है, कितने रेडिएशन के कितने अमाउंट है, इस सबको हमको स्टडी करना था बेसिकली।
अब स्टडी करना था तो हमको एक ब्लैक बॉडी बनाना था। अब ऐसा ब्लैक बॉडी बनाना था जो कहे टोटली, मतलब परफेक्टली कहे परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। मैंने ब्लैक बॉडी हमको बताया कि एक कलर्स होते हैं, जैसे वांटा ब्लैक, वो पूरा ब्लैक होता है, वो 99.99% जो लाइट उस पर गिरती है वो उसको एब्जॉर्व कर जाती है। लेकिन कौन सी लाइट? केवल विजिबल लाइट, जो उस पर विजिबल लाइट, यानी कि जो हमारा विबग्योर होता है। एक होती है हमारा प्लेटिनम ब्लैक, उसकी भी देखेंगे तो उसको 96% हमारा क्या होता है? एब्जॉर्बिंग पावर होता है, बल्कि 4% लाइट वो भी रिफ्लेक्ट करती है। एक हमारी होती है लैम्प ब्लैक, एक हमारी क्या होती है? एक हमारी लैम्प ब्लैक होती है, उसका भी 98 पॉइंट समथिंग आसपास हमारा क्या होता है? उसका हमारा एब्जॉर्बिंग पावर होता है, वो भी कम से कम 2% 3% लाइट को वो रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन बात करें बेटा, जहां हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे थर्मल रेडिएशन में आना शुरू कर दिया, हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि जो लाइट आ रही है वो थर्मल रेडिएशन की वजह से है कि हमारे रिफ्लेक्टेड रेडिएशन की वजह से है। अब देखो बेटा, कुछ लाइटें हमारे शरीर से आ रही होंगी, हमारी लाइटें कुछ हमारी बॉडी से आ रही होंगी, रिफ्लेक्ट होकर आपके चेहरे पे जा रही होंगी, ये एक प्रकार का रिफ्लेक्टेड रेडिएशन हो गया। और कुछ रेडिएशन हमारे बॉडी के गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से इमिट हो रही होगी, वो हमारा थर्मल रेडिएशन है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जिससे हम डिटेक्ट कर पाए कि ये जो रेडिएशन हमारी बॉडी से आ रही है वो थर्मल रेडिएशन है या फिर हमारे रिफ्लेक्टेड लाइट की रेडिएशन है। डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमको तो ऐसा कोई बॉडी बनाना था, केवल हमको थर्मल रेडिएशन पढ़ना था, हमको रिफ्लेक्टेड रेडिएशन के बारे में नहीं पढ़ना था। अगर जहां रिफ्लेक्टेड रेडिएशन हमारे थर्मल रेडिएशन में इंट्रोड्यूस होना शुरू कर जाएगा, हमारा काम बिगड़ जाएगा, हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, हमारा एक्सपेरिमेंट ही सही नहीं होगा। हमको बेसिकली एक्सपेरिमेंट करना था कि कोई भी ब्लैक बॉडी है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उससे जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसमें क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले हमको अपने को ब्लैक बॉडी बनाना था। अब ब्लैक बॉडी मेरे पास नेचुरल ब्लैक बॉडी तो बहुत प्रेजेंट थे, लैम्प ब्लैक, वांटा ब्लैक, ठीक है, और प्लेटिनम ब्लैक। लेकिन लैम्प ब्लैक, मान ली वांटा ब्लैक, उसका 99.99% था एब्जॉर्बिंग पावर, लेकिन बेटा वो केवल विजिबल लाइट के लिए था, वो अल्ट्रावायलेट विजिबल के लिए था ही नहीं ना, ये सब अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड के लिए था नहीं, केवल विजिबल लाइट के लिए था। प्लेटिनम ब्लैक 96 98 ऐसा था, तो 2-3% लाइट ये भी तो रिफ्लेक्ट करे, 2-3% बहुत हो गया। अगर इसमें से थर्मल रेडिएशन, मैक्सिमम थर्मल रेडिएशन इमिट हो रही है, अगर 2% भी लाइट अगर हमारा रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस आ रही हैं, जो हमारे अपवर्तित हैं, जो हमारे परावर्तित रेडिएशंस हैं, वो हमारी एक्सपेरिमेंट को हमेशा अफेक्ट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में इधर आएगा जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे। इसी चीज को विचार किया गया कि आखिरकार ब्लैक बॉडी बनाए कैसे, मैन मेड ब्लैक बॉडी कैसे बनाए। तो इस पे सबसे पहला जो इसने हाथ लगाया, ब्लैक बॉडी बनाने की कोशिश की। हाँ, परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो हम आज भी नहीं बना सकते। ऐसा कोई ब्लैक बॉडी जो पूरे के पूरे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता हो, 1% लाइट को स्कैटर्ड ना करता हो, ऐसा तुमको दिख रहा ना, क्या ये थोड़ा सा भी लाइट ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा? कर रहा होगा। लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि वो इक्का दुक्का लाइट निग्लेजिबल है, उससे हमका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मान लो 0.1%, 0.2%, 1% भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको ब्लैक बॉडी बनाना था, साइंटिस्ट फिजिसिस्ट को ब्लैक बॉडी बनाना था। और इसके इस प्ले में, इस गेम में सबसे पहले जंप करते हैं फेरी साहब, और फेरी साहब ने कंस्ट्रक्ट करते हैं एक ब्लैक बॉडी, मैन मेड ब्लैक बॉडी, आदमी द्वारा बनाया गया, फिजिसिस्ट द्वारा बनाया गया ब्लैक बॉडी। अभी तक जितने चीजें देखे थे, लैम्प ब्लैक, वांटा ब्लैक, ये सब हमारे क्या थे? नेचुरल ब्लैक बॉडीज थे। कह सकते थे कि ब्लैक बॉडी हैं, एक प्रकार का ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन ब्लैक बॉडी जो बनाया गया, देखो परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो हमको सन दिखता है, वो सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट करता है, और क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उसमें सभी प्रकार के रेडिएशंस आते हैं, तो ब्लैक बॉडी दिखता है, ठीक है। तो लेकिन हमको पढ़ना था जो हमारे फेरी साहब ने हमारी ब्लैक बॉडी बनाई थी, वो कैसी बनाई थी ना। तो थोड़ा उस पर चलते हैं। ये देखो, ये जो देखो, मैंने इसको पहले से ही बना रखा था, क्योंकि क्लास में बनाते तो बहुत भद्दा बनता और बहुत क्या करता, बहुत ये बेकार देखने में लगता ना। कुछ ऐसा था बेटा, मैं इस फिगर को समझा दे रहा हूँ। ये डबल वाल्ड कोई कैविटी होती, कैविटी मतलब कुछ गोला होता है बेटा, कैविटी ना, ऐसा कुछ ऐसा गोला टाइप का होता है, गोला नुमा होता है। डबल वाल्ड होते हैं, उसमें दो क्या होती है, मेटल की डबल वाल होती है, ऐसा दिख रहा ना। एक वाल ये बेटा, एक वाल ये है और एक वाल ऊपर वाला जो आपको ये दिख रहा है येलोइश कलर, और नीचे वाला ब्लैक जो है वो डबल वाल्ड है। और इसके बीच में बेटा, ये इसके बीच में मैंने ऐसे व्हाइट भर दिया है, क्योंकि ये पता चले कि ये डबल वाल्ड है, बीच में ऐसे गैप भर दिया ना। तो बेटा डबल वाल्ड कोई स्फीयर है, दो मेटल को बना के, एक मेटल के नीचे ऐसे दूसरा मेटल लग के, जैसे मेरा हाथ है, ऐसे मैंने डबल वाल्ड का कोई ऐसे स्फीयर बना दिया। हाँ बेटा, डबल वाल्ड का स्फीयर बना दिया। और उसके अंदर की जो चीजें थी, जो इनर वाला स्फीयर था, इनर वाला जो वाल था, उसको मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया। कौन से ब्लैक से बेटा ना, इसमें कौन से ब्लैक से? ब्लैक जो हमारा ये वांटा ब्लैक जो होता है, या फिर बोले हमारा क्या बोलते हैं उसको, लैम्प ब्लैक। इसको कौन सा ब्लैक है बेटा? ये जो कलर से हमने पेंट किया है, ये हो गया हमारा लैम्प ब्लैक।
इसको लैंप ब्लैक कलर से मैंने क्या कर दिया बेटा, लैंप ब्लैक कलर से इसके अंदर वाले सरफेस को मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर वाले सरफेस को मैंने पेंट कर दिया, लेप लगा दिया, ले लगा दिया अंदर वाले सरफेस पे मैंने। देखो अब मेटल के कोई भी मेटल हो, निकल हो, कॉपर हो, कोई भी मेटल का डबल स्फेयर वाला वॉल बनाया, डबल वॉल वाला एक स्फेयर बनाया, डबल वाल वाला। उसमें एक छोटा सा जगह, बहुत बारीक एक छेद के टाइप का जगह मैंने, तुमको बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, एक छेद, सुई के छेद से भी थोड़ा सा बड़ा, उससे मैंने इतना होल मैंने वहां पे छोड़ा हुआ, खोला हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहीं से तो लाइट एंट्री करेगी ना, तो लाइट एंट्री करने के लिए मैंने यहां से ये मैंने छोटा सा उसका द्वार खोल रखा है कि यहीं से लाइट एंट्री करेगी, ठीक है बेटा। अब ये जो ऊपर वाला जो सरफेस था उसको सिल्वर पॉलिश सरफेस कर दिया ना। सिल्वर पॉलिश इसलिए किया कि बेटा अंदर का रेडिएशन बाहर ना जा पाए, सिल्वर पॉलिश्ड रेडिएशन कर दिया, इसको सिल्वर पॉलिश्ड कर दिया। ऊपर वाला जो बाल था उसको सिल्वर पॉलिश्ड, और नीचे वाला जो वाल था, जो अंदर वाला वाल था, डबल मेटल के डबल वाल से मिलकर ये स्फेयर बना था, अंदर वाला वाल को हमने कर दिया काले से, ब्लैक लैंप से, या बोले ब्लैक लैंप से मैंने उसको अंदर कर दिया, और ऊपर वाले वाल को मैंने सिल्वर पॉलिश्ड कर दिया ताकि ये रेडिएशन बाहर ना, कैविटी के बाहर ना जा पाए ना, ठीक है। और दूसरा उसका अंदर का जितना भी हवा था बेटा ना, उसको निकाल दिया, हवा जो था उसके अंदर का, यानी वैक्यूम कर दिया। तो यानी हमने क्या बनाया, डबल वाल, ठीक है, कोई कैविटी बनाई जिसके अंदर वैक्यूम था, अंदर वाले वाल को मैंने लैंप ब्लैक से पेंट किया, और ऊपर वाले वाल को मैंने सिल्वर कोटेड कर दिया, सिल्वर से मैंने कोटेड कर दिया। सिल्वर से कोटेड यानी कि जो भी लाइट उसके अंदर आएगी, ऊपर से जो भी लाइट आएगी बेटा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सिल्वर का मतलब रिफ्लेक्ट कर देगी, यानी अंदर से ऊपर से कोई लाइट इसमें घुसने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। अब बात आई थी बेटा, यहां से कोई रेडिएशन मैंने डाला, ये क्या है बेटा, ये ऐसे है कि ये रिफ्लेक्टर है, ये लाइट जब इस पे पड़ेगी ना बेटा, तो ये क्या करेगी, इसको लाइट को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्टर लगा दिया, क्योंकि लाइट जब इस पे गिरेगी तो इसको अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। अब देखो क्या खेला होगा, अब कैसे ये बनेगा, ब्लैक बॉडी कैसे बनेगा। मान लो इसका कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी है ना, मान लो कुछ इसका रूम टेम्परेचर पे ये रखा हुआ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे, ये रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन, लाइट रेडिएशन इस पे इंसिडेंट कर रही है। तो अगर ये रेडिएशन इसके अंदर भर जाती है, जो भी रेडिएशन हम यहाँ गिरा रहे हैं अगर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो बोलेंगे कि ये बॉडी ब्लैक बॉडी है। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब कर जाना ही किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी बॉडी का इंसिडेंट रेडिएशंस को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर जाना, ये ब्लैक बॉडी कहलाता है। अब ये देखो, ये जो बॉडी जो फेरी साहब ने बनाया था, इसको ये कैसे ब्लैक बॉडी हुआ ना, ये क्या हुआ कि जो भी रेडिएशन इस पे फॉल करेगी, ये भी जो भी रेडिएशन आएगी बेटा, ये ऐसे आएगी ना, इस पे इंसिडेंट करेगी। थोड़ा सा कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ, इस पे इंसिडेंट करेगी बेटा, इंसिडेंट करने के बाद क्या होती है, यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे क्या करेगी, सक्सेसफुल ना, यानी बोलते सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, एक के बाद रिफ्लेक्शन होगा इसके वाल से, क्योंकि ये ब्लैक वाल है ना, इसके वाल से क्या होगी बेटा, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन होगा, और अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होके एक बार के रिफ्लेक्शन में 97% लाइट क्या हो जाएगी, मान लो एक बार जब टकरा के ये रिफ्लेक्ट वॉल से आया तो 97% ऑफ लाइट क्या हो जाती है, 97% लाइट क्या हो जाती है बेटा, एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, पहली बार में जब रिफ्लेक्शन होता है, पहली बार जब लाइट इससे टकरा के यहाँ पे वॉल पे गिरती है, तो वॉल के अंदर 97% लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, बकिया 3% लाइट वो फिर जो रिफ्लेक्ट होती है फिर ट्रेवल करती है, फिर 3 का 97% बेटा, 3 का 97% लाइट फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और फिर जो बचेगा वो अगल फिर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, फिर उसका 97% लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी। हर एक रिफ्लेक्शन के बाद, हर एक इंसिडेंट के बाद 97% लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो धीरे धीरे आफ्टर द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, जब एक के बाद रिफ्लेक्शन होगा, एक समय ऐसा आएगा जब सारी की सारी लाइटें इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब इस बॉडी ने क्या किया, जो भी, अच्छा निकल किसने नहीं पाएगा, क्योंकि इसका होल बहुत छोटा है, तो निकलने के चांसेस बहुत कम है कि ये रिफ्लेक्स होकर बाहर भी निकल जाए ना, निकलेगा क्योंकि होल बहुत छोटा है। तो ये क्या करेगा, जो भी रेडिएशंस पे फॉल किया है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सारे के सारे रेडिएशंस को इसने क्या कर दिया है, एब्जॉर्ब कर दिया है। अब जब रेडिएशन इसके एब्जॉर्ब कर गया बेटा, अब ये बन गया ब्लैक बॉडी। ये ऐसा ब्लैक बॉडी है कि इस पे जो भी इंसिडेंट, जो भी रेडिएशन तुमने इंसिडेंट कराया है, ये सारे के सारे रेडिएशंस को क्या कर दिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, अब एब्जॉर्ब करके रखा है। अब यही ब्लैक बॉडी लेके, अगर यही ब्लैक बॉडी लेके ना, यही ब्लैक बॉडी लेके, छोटा सा मुंह खोल देते हैं इसका, ब्लैक बॉडी, यही ब्लैक बॉडी लेके, मैं यहाँ पे अच्छा से फिर से नहीं बना पाऊंगा, जस्ट यही ब्लैक बॉडी है। अगर इसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, अगर इसी ब्लैक बॉडी का
टेम्परेचर हम इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे बेटा, तो हमको पता है ब्लैक बॉडी का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो सभी प्रकार के थर्मल रेडिएशंस को इमिट भी करता है। तो इसके अंदर से क्या होगा, इसके अंदर से सभी प्रकार के थर्मल रेडिएशंस क्या होंगे बेटा, थर्मल रेडिएशंस क्या होंगे, थर्मल रेडिएशंस इमिट होंगे, क्योंकि वॉल ही तो एब्जॉर्ब किया था ना, इस वॉल ने एब्जॉर्ब किया था किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब इस टेम्परेचर से अधिक कोई टेम्परेचर हम बढ़ाना शुरू करेंगे तब ये क्या करेगा, इमिट करना शुरू करेगा, और इमिट करते हुए इस होल से बेटा, इस होल से लाइट क्या कर जाएगी, इस होल से रेडिएशंस बाहर आ जाएगी, इस होल से क्या कर जाएगी बेटा, इस होल से रेडिएशन जो हो जाएगी वो बाहर आ जाएगी। तो ये जो हो जाएगा ये एक तरीके का ब्लैक बॉडी। याद रखना इस सिस्टम में पूरी बॉडी ही ब्लैक बॉडी नहीं होगी, ये जो छोटा सा होल होगा ना, इस होल को ही हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी, क्योंकि क्या करिए, होल ही तो सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट कर रही है ना, पूरी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है। इस केस में पूरी बॉडी ब्लैक बॉडी है, लेकिन इस केस में जब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सभी प्रकार के थर्मल रेडिएशंस को इमिट कर रही है, इस केस में ये जो छोटा सा उसका होल होगा ना, ये छोटा सा जो इसका होल होगा, जिस होल से रेडिएशंस बाहर आ रही हैं वो कहलाएगी हमारी ब्लैक बॉडी। पूरी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है, क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी से हमारा रेडिएशन नहीं इमिट हो रहा, यहां से ऐसा कुछ नहीं निकल रहा, यहां से कुछ ऐसे नहीं निकल रहा, यहां से ऐसे कुछ नहीं निकल रहा, ये निकल रहा है एक छोटे से होल से। तो ये जो छोटा सा होल होगा ना बेटा, जो छोटा सा होल होगा, यही छोटा सा होल हमारा क्या होगा, यही छोटा सा होल हमारा होगा ब्लैक बॉडी ना। और इस केस में पूरा वॉल ही क्या कर रहा है, पूरा वॉल ही रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्लैक बॉडी हो जाएगा। जो होल हो जाएगा ना वो क्या कर रहा है, क्योंकि होल ही तो क्या कर रहा है, होल ही तो सभी प्रकार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले रहा है ना, तो ये जो होल होगा वो बोलेंगे ब्लैक बॉडी। पूरी बॉडी नहीं, इस छोटा सा जो होल होगा, जिस होल से लाइट एंट्री कर रही है उसको ब्लैक बॉडी बोलेंगे, और इस होल से लाइट इमिट कर रही है इस छोटे से होल को ही बोलेंगे हमारा ब्लैक बॉडी। पूरी बॉडी को नहीं, क्योंकि पूरी बॉडी नहीं इमिट कर रही है, होल ही तो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, या होल ही क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, इस होल को बोलेंगे ब्लैक बॉडी। तो इसको बनाया था फेरी साहब ने, और ये ब्लैक बॉडी का कंस्ट्रक्शन है। एक ब्लैक बॉडी हमारी बनाने की कोशिश की थी विंस साहब ने, विंस लॉ हमको पढ़ना है। विंस ब्लैक बॉडी इतनी एक्सेप्टेबल ब्लैक बॉडी नहीं है, ठीक है, वो अपने को जानने की जरूरत नहीं है। किसी दिन मन करेगा आप लोग को जानने की कोशिश करेंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे तो हमको विंस ब्लैक बॉडी के बारे में बता देंगे। एक दो और ऐसे ब्लैक बॉडीज हैं, साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल जो हमारा ब्लैक बॉडी था वो हमारे फेरी साहब ने कंस्ट्रक्ट किया था। और क्या किया था, ऐसे ही डबल वॉल्ड कोई स्फेयर लिया था, मेटल का कोई स्फेयर बना था, उसके अंदर की हवा निकाल दी थी बेटा, उसके ऊपर वाले सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर दिया था, अंदर वाले सरफेस को लैम्प ब्लैक से कोट कर दिया था बेटा। अब जब उस पर लाइट इंसिडेंट कराया तो इससे रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट होके कई सारे रिफ्लेक्शन के बाद लाइट क्या कर गई, उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई। अब जब उसी कैविटी को जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सभी प्रकार के थर्मल रेडिएशंस को इमिट भी करने लगी। तो मैंने कहा कि ये जो हमारा बॉडी है ये हमारा ब्लैक बॉडी है, ठीक है। ये हमारे किसने बनाने की कोशिश की थी, ये हमारे बनाने की कोशिश की थी हमारे फेरी साहब ने, ठीक है। चलो आओ अब क्या करते हैं, आज हमको ब्लैक बॉडी मिल गया मेरे मुन्ना, ब्लैक बॉडी मिल गया बच्चा। जब ब्लैक बॉडी मिल गया तो अब हमको आया एक्सपेरिमेंट। क्यों, क्योंकि ब्लैक बॉडी मिल गया, ब्लैक बॉडी हम बना सकते हैं। जब ब्लैक बॉडी बना सकते हैं तो हमको एक्सपेरिमेंट करना है। अब कह सकते थे सर भी तो एक ब्लैक बॉडी है, उससे भी तो रेडिएशंस आ रही हैं, हम उसको लेके क्यों, उससे जो लाइट आ रही है वो सभी प्रकार के थर्मल रेडिएशंस आ रही है ना, लेकिन उससे हम एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर सकते थे, कि हमको ब्लैक बॉडी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। जब कह रहे हैं कि सन से बड़ा कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है तो उससे हम एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर सकते थे। वाई, मैंने बोला सन से जो लाइट निकलती है वो तो पूरा उसमें रहती है CGX UVIMR, कॉस्मिक गामा एक्सरे अल्ट्रावायलेट विजिबल इंफ्रारेड माइक्रोवेव रेडियोवेव। लेकिन बेटा क्या सरफेस पे जहां हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, धरती पे जहां हम जीवित रह रहे हैं, जहां हम रह रहे हैं, क्या वहां पे सभी प्रकार की रेडिएशंस पहुंच रही हैं? क्या यहाँ पे कॉस्मिक रे आ रही हैं? क्या यहाँ पे गामा रे आ रही है? क्या यहाँ पे ये जो हमारी सबसे हानिकारक किरणें एक्सरे आ रही है? नहीं आ रही है, क्योंकि ओजोन लेयर भी तो है हमारे एटमॉस्फेयर में। ओजोन लेयर क्या कर रहा है, मैक्सिमम लाइट जो रेडिएशन आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है एटमॉस्फेयर में। तब क्या हम एक सेटअप ले जाके वहां पे वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट, जहां एटमॉस्फेयर बोले अपने एटमॉस्फेयर से बाहर जाके एक्सपेरिमेंट करें? नहीं पॉसिबल है ना। तो हमने क्या किया, हमको एक्सपेरिमेंट अपने लैब में करना था, तो हमको लैब के अंदर ब्लैक बॉडी बनाना था। तो फेरी साहब ने ब्लैक बॉडी बना दिया, उनका काम था ब्लैक बॉडी बनाना। अब जब ब्लैक बॉडी बन गया बेटा तो ल्यूमर एंड प्रिंगसम, दो साइंटिस्ट थे, दो फिजिसिस्ट थे, ल्यूमर और प्रिंगसम। उन्होंने क्या किया, इस ब्लैक बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उस ब्लैक बॉडी को लिया, एक्सपेरिमेंट का सेटअप आपको दिख रहा है। उस ब्लैक बॉडी के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटेड ग्राफ प्लॉट किए। और एक्सपेरिमेंटेड ग्राफ का अगला मैं स्लाइड में पढ़ाऊंगा, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट क्या था देखो। ब्लैक बॉडी बन गया। ब्लैक बॉडी किसने बनाया, फेरी ने बनाया।
क्या था, कैसे बनाए, मैंने बता दिया, ठीक है। अब स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी जब बन गया तो ब्लैक बॉडी से हमको उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कितने प्रकार के लाइट हैं, उसकी इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है। एक्चुअली लाइट में है, डिफरेंट कलर की लाइटें हैं, डिफरेंट कलर की लाइटों की वजह से डिफरेंट कलर की इंटेंसिटी भी है, उसका इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी कैसे वेरी कर रहा है उस लाइट की, उस लाइट में कितनी एनर्जी डेंसिटी है, कैसे वेरी कर रहा है, उसको एनालिसिस करने का काम किया था ल्यूमर एंड प्रिंगसम, नाम लिख दिया है बेटा, ल्यूमर एंड प्रिंगसम नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या किया बेटा, एक अवन रखा, ब्लैक बॉडी बन गया था, इस अवन में हमारा क्या रखा, बीबी, अपनी बीबी नहीं, ये ब्लैक बॉडी है बेटा, इस अवन के अंदर ब्लैक बॉडी। अवन का मतलब होता है बेटा भट्टी, भट्टी में टेम्परेचर कैसे दोगे बेटा, भट्टी में तभी ना उसका टेम्परेचर दोगे, तभी तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सभी प्रकार के थर्मल रेडिएशंस को इमिट करेगा। जब ब्लैक बॉडी से रेडिएशन इमिट कराना है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, और टेम्परेचर बढ़ाना तो हमको अवन में रखना है। तो बेटा जब उसको भट्टी में रख दिया, ब्लैक बॉडी को किसी भट्टी में रख दिया, अवन में रख दिया, तो अवन से वो क्या किया, ब्लैक बॉडी ने रेडिएशन इमिट करना शुरू किया। मैं 2 ही लाइन दिखा रहा है, इससे बहुत सारे रेडिएशन है, बहुत सारे लाइनें आ सकती थी। 2 रेडिएशन आए बेटा, यहाँ मिरर लगा है, मिरर एमॉन, तो मिरर से ये क्या किया, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस प्रिज्म पे पड़ी। अब प्रिज्म का एक बहुत बड़ा खेला होता है बेटा, प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म जो है वो क्या करता है, वो एक तरीके से आपको आपका चेहरा दिखाता है, नहीं शीशा नहीं है वो मत समझो, चेहरा दिखाने का मतलब है कि अगर कोई अगर चुप्पा इंसान है, कोई जिसके अंदर की बात तुम नहीं जान सकते हो, अगर लाइट क्या है, बहुत अंदर, मतलब कब बोलते ना चुप्पा इंसान है, अगर उसको प्रिज्म के अंदर से गुजार दोगे ना तो उसके जितने भी नेचर्स हैं सब दिख जाएंगे। अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर से पास करोगे तुमको 7 कलर की लाइटें दिखेंगी, तुमको पहले दिखेगा आहा लाइट कितना सफेद है, कितना साफ और सुथरा है, लेकिन जैसे उसको प्रिज्म के अंदर से गुजारोगे 7 लाइट में टूट जाएगा, उसको 7 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। पहले तो 1 कैरेक्टर था, सबको लगता था कि बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही प्रिज्म के अंदर से गिरा, प्रिज्म ने उसको खोल दिया, प्रिज्म ने उसको क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया डिफरेंट कलर में। तो जब ये लाइट क्या करेगी, लाइट बेटा प्रिज्म में फॉल करेगी तो प्रिज्म उसको क्या करेगा, उसको कलर में क्या करेगा, बहुत सारे उसके वेवलेंथ में डिवाइड कर देगा, जितने भी लाइटें हैं सबको अलग वेवलेंथ में डिवाइड कर देगा, सभी प्रकार के स्पेक्ट्रम को खोल के दिखा देगा ना। एक रेडिएशन फॉल कर रही थी, व्हाइट लाइट आ रही थी, प्रिज्म से गुजरी, प्रिज्म में 7 कलर दिखा दिए। तो क्या करेगा बेटा, जो भी प्रिज्म होगा उससे जितने भी कलर्स की लाइटें फॉल करेंगी ना, सबको अलग कर देगा, अलग थलग कर देगा। पहले सब एक ही मिल के आ रही थी, प्रिज्म से गुजरी तो प्रिज्म ने उसको सब अलग जितने भी स्पेक्ट्र, जिसमें भी लाइटें होंगी, जितने भी रेडिएशंस होंगे, सबको वो दिखा देगा। हाँ, कुछ हमको दिख पाएंगे क्योंकि कुछ हमको दिखते हैं, और कुछ नहीं दिखेंगे क्योंकि हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन करेगा सबको, सभी प्रकार की लाइटों क्या करेगा, खोल देगा। जब सभी प्रकार की लाइटें प्रिज्म से गुजरेंगी, एक और मिरर लगाएंगे, इस मिरर से रिफ्लेक्ट करा के, ये एक होती है बोलोमीटर होती है कि ये जो थर्मल रेडिएशंस होती हैं, जो थर्मल की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो रेडिएशंस होती हैं, उसको बस एनालिसिस करता है। इस सराउंडिंग में बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में और सारे रेडिएशंस आ रही हैं, लेकिन वो उसको एनालिसिस नहीं करेगा, जो थर्मल रेडिएशंस है उसको एनालिसिस करेगा। तो जब इससे रिफ्लेक्ट होके ये हमारे क्या करेंगी, यहाँ बोलोमीटर पे जो हमारी रेडिएशंस फॉल करेंगी, जो प्रिज्म से गुजरी हैं, जो यहाँ से ब्लैक बॉडी से निकली है रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी से रेडिएशन निकली, मिरर से रिफ्लेक्ट क्योंकि इस पे हमको गिराना था, इस पे हम गिराए, प्रिज्म क्या किया, प्रिज्म उसको बहुत सारे जितने भी उसके अंदर रेडिएशन के अंदर जितने, उस लाइट के अंदर जितने भी प्रकार के रेडिएशंस की लाइटें प्रेजेंट थी, सबको खोल दिया, दिखा दिया कि देखो इसके अंदर इतने लाइटें हैं। अभी सारी के सारी जो लाइटें हैं इस प्रिज्म में M2 पे गिरेंगी, M2 क्या करेगा, M2 से रिफ्लेक्ट होकर बोलोमीटर पे मिल जाएगा, और बोलोमीटर से कनेक्ट होता है बेटा, बोलोमीटर से कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर पढ़े होगे आप लोग। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, एक्चुअली करंट मेजर करता है, उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, करंट मेजर करता है। तो डिफरेंट लाइट की वजह से डिफरेंट हमको कलर, क्योंकि हर एक लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग होती है, हर एक लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग होगी, तो ये बोलोमीटर उसको कलेक्ट करेगा। बोलोमीटर से कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर, इसी से कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफरेंट लाइट के लिए डिफरेंट हमको एनर्जी, मतलब करंट देगा, उस करंट से पता कर लेंगे कि कितना इस कलर के लाइट के लिए कितना कलर है बेटा। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। जब इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया तो बेटा सारा कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। ये ग्राफ जो है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और यही ग्राफ पे तो हमारी आपका ये टॉपिक शुरू होता है। कौन सा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसपे विंस साहब आते हैं, स्टीफन साहब आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं सबसे खूबसूरत प्लैंक ने ही डिस्क्राइब कर किया था बेटा। ये ग्राफ मिला किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हम पहले ये सफेद वाला ग्राफ जानने की कोशिश करेंगे, अभी आप रेड और येलो वाला ग्राफ ना देखें। मान लो किसी ब्लैक बॉडी कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर था, T था, उस पे उन्होंने देखा कि फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी, कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, और उसका स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी कितनी। डेंसिटी का सीधा रिलेशन होता है बेटा, सीधा रिलेशन होता है, हम बात करते हैं इसका टेम्परेचर से।
स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होती है? अगर स्पेक्ट्रल डेंसिटी अगर तुमको जानना है तो इसका मतलब होता है एनर्जी, अगर अपनी सीधी भाषा में लिख लो, उसको पढ़ाएंगे आगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। किसी एरिया पर, किसी एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में कितनी एनर्जी आ रही है, वही हमारी एनर्जी डेंसिटी होती है बेटा ना। उस ब्लैक बॉडी के एक यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी आ रही है, उसकी एनर्जी डेंसिटी है। तो उसके एनर्जी डेंसिटी किससे रिलेटेड होता है बेटा? टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर वर्सेस, एक तरीके से ये टेम्परेचर वर्सेस स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, टेम्परेचर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। तो ये हमको सफेद वाला बेटा, ये जो सफेद वाला है, हमको ग्राफ मिला, ये वाला ग्राफ, जरा ध्यान से देखना, ये वाला ग्राफ जो हमको ये मिला। इस ग्राफ को, अगर इस ग्राफ को एनालिसिस करें, अब ऊपर वाला छोड़ दे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1, इस ग्राफ को एनालिसिस करें पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। जब इस ग्राफ को एनालिसिस करने लगे ना, ऊपर वाला भी रेड वाला येलो वाला मत देखो ना, वहां पे देखोगे तो कंफ्यूजन होगा। क्या इसका पहला निष्कर्ष तो ये निकला ना, पहला ये तो निकला कि जो हमारा देखो, क्योंकि ये T1 टेम्परेचर पे ये इधर ग्राफ है, T2 टेम्परेचर पे रेड वाला ग्राफ बना, T3 टेम्परेचर पे ये येलो वाला ग्राफ बना। तो पहला रिजल्ट तो ये निकल के आया बेटा कि जो ग्राफ है, जो भी हमारा ग्राफ मिला फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी का, वो हमारी क्या है, वो हमारी एक तरीके से कॉन्टिन्यूअस दिख रही है। एक तरीके से क्या दिख रही है बेटा? कॉन्स्टिट्यूअस, की जो हमारा है ये एनर्जी जो है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी टेम्परेचर पे देखो यूनिफॉर्मली एक जैसा तुमको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कुछ एनर्जी अलग है, यहाँ पे कुछ एनर्जी अलग है बेटा। एनर्जी इधर देखो, एनर्जी डेंसिटी है ना, यहाँ पे कुछ एनर्जी अलग है, यहाँ पे कुछ एनर्जी अलग है, यहाँ पे इस टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी एनर्जी अलग हो गई ना भाई। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए इस फ्रिक्वेंसी पे एनर्जी यहाँ पे थी, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी फ्रिक्वेंसी एनर्जी यहाँ पे हो गई। तो पहला रिजल्ट तो ये निकला है कि जो हमारी एनर्जी है, किसी गिवन टेम्परेचर पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एनर्जी क्या कर रहा है, पहला क्या कर रहा है कि एनर्जी जो है, एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली मतलब होता है एक समान। क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्मली मतलब होता है एक समान, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एट पर्टिकुलर, ठीक है, एट पर्टिकुलर, बहुत लिखना पड़ता है यार, पर्टिकुलर टेम्परेचर। एनर्जी क्या है? किसी गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एनर्जी जो है वो एक समान डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, एनर्जी अलग अलग सेशन में अलग अलग है, ठीक है। दूसरा क्या ग्राफ आता है? दूसरा ग्राफ तुम ग्राफ से ही देख के बता सकते हो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारी क्या होती है, वैसे वैसे हमारी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करती है। एक पर्टिकुलर एनर्जी पे फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है, उसके बाद ये क्या करती है, हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारी उसके बाद एनर्जी जो होती है वो हमारी घटनी शुरू हो जाती है। कैसे? जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे हमारी एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज करती है। किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जिसको हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमारी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। उसके बाद क्या करती है? उसके बाद हमारी एनर्जी डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू करती है। कैसे डिस्क्राइब करोगे इस ग्राफ को? जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज करती है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज करती है। किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जिसको हम फ्रीक्वेंसी मैक्स बोल रहे हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमारी एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। उसके बाद हमारी क्या करती है, फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ाने पे एनर्जी डेंसिटी डिक्रीज करती है। दूसरा तो ये बना, हाँ ठीक है, दूसरा आप ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा जो है वो, तीसरा देखो रिजल्ट हमको क्या ले जाता है, तीसरा रिजल्ट क्या कहता है कि अगर हम इसका पावर निकालें, इस ग्राफ का जो येलो वाला ग्राफ है, इस ग्राफ का अगर हम पावर निकालें, देखो जरा मैं इसका चेंज कर देता हूं, एक मिनट यहां से लिखूंगा ना। अगर इस ग्राफ के अंदर का एरिया, इसके ग्राफ के अंदर का एरिया, अगर ये एरिया निकालू बेटा, एक मिनट, ठीक है, अगर मैं ये वाला एरिया निकालूं मेरे मुन्ना, देखो ये जो एरिया है तुमको दिख रहा होगा, इस ग्राफ के नीचे का जो अगर मैं एरिया निकालना चाहूं, ऐसे ये जो एरिया है, देखो फिर से बना दे रहा हूं अच्छे से ना, इस ग्राफ के नीचे का जो मैं एरिया निकालना चाहूँ, ऐसे इसको ऐसे बना दूं तो अच्छा लगेगा ना, ठीक है। इस ग्राफ के नीचे का अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ, ये जो व्हाइट वाला ग्राफ था, अगर इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना चाहूँ, एरिया मतलब अगर जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ, वो ग्राफ का एरिया हमको देगा पावर ना, उस ग्राफ का एरिया हमको क्या देगा, उस ग्राफ का एरिया देगा हमको पावर, ठीक है। उस ग्राफ का एरिया, पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहा है कि एरिया अंडर द कर्व, जो एरिया इस कर्व के अंदर आएगा, जिसको हम पावर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरिया मतलब पावर,
क्या आ रहा है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, ठीक है, एरिया अंडर कर्व वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड कर रहा है प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के पावर 4 की। क्यों बेटा, ये T1 टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 T2 और सबसे बड़ा टेम्परेचर किसका है, T3। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो देखो ये वाला ग्राफ मिल रहा है, रेड वाला टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया ब्लैक बॉडी का, तो ये वाला ग्राफ T3 टेम्परेचर मिल गया। तो देखा कि इसका एरिया, जब इसका एरिया रेड वाले का एरिया निकालेंगे तो एरिया इसके कंपेयर में ज्यादा आएगा, ठीक है, और जब ये इस येलो वाला का एरिया निकालेंगे तो इस येलो वाला का एरिया इसके कंपेयर में ज्यादा आएगा। यानी इस ग्राफ का जो पावर होगा इसके कंपेयर में इसका पावर ज्यादा होगा, और इसका जो पावर होगा वो उसका पावर, ये येलो वाले का पावर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि येलो वाले का पावर टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। और उसके अंदर का जब एरिया निकालेंगे बेटा, इस येलो वाला का एरिया निकालो, इतना बड़ा एरिया है, इसका एरिया ज्यादा होगा येलो का, उससे कम होगा रेड वाले का, और सबसे कम होगा किसका, सबसे कम होगा हमारा व्हाइट वाले, क्योंकि व्हाइट वाले का टेम्परेचर कम है। तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे एरिया अंडर कर्व बढ़ रहा है। एरिया अंडर कर्व मतलब उस कर्व के अंदर का एरिया जितना बढ़ रहा है, बड़ा एरिया मतलब होता है बेटा पावर। और जब इसी चीज को पावर को प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं सिग्मा टी टू द पावर 4, और ये जो आया स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी, इसको बोलते हैं, यानी पावर, जो पावर होता है टेम्परेचर के पावर 4 पे डिपेंडेंट होता है, ये जो होता है ये इसको बोलते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, एसबी लॉ, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, इसको बोलते हैं स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो तीसरा रिजल्ट निकल के आया यही कि ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ना, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो ये जो P प्रोपोर्शनल टू द पावर 4 ना, ये हम एक्सपेरिमेंट से देख रहे हैं, इसी को बाद में डिस्क्राइब किया था स्टेफन बोल्ट्जमैन ने, इसका नाम पड़ गया स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। और जब चौथा चीज निकालेंगे, चौथा दिखा लेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वर्सेस टेम्परेचर ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वर्सेस टेम्परेचर। देख लो बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे T1 टेम्परेचर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहां थी, T2 टेम्परेचर पे फ्रीक्वेंसी यहां थी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, बढ़ रही है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो T मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, क्या हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। हमको पता है बेटा कि फ्रीक्वेंसी पे म्यू बराबर होता है C/λ फ्रीक्वेंसी में, और हमको इसमें वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, C/λ मैक्स ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है C/λ, तो यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी C/λ मैक्स, ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा मैक्स और मल्टीप्लाइड बाई T इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा ना, अगर मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये किसका लॉ बन गया कि लैम्डा मैक्स, मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर ग्राफ का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कांस्टेंट के बराबर आएगा। इसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लॉ ना। तो ये 4 रिजल्ट हमको निकल के आए। पहली बात तो जो पावर है, यानी कि एरिया अंडर कर्व है, वो बढ़ रहा है जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। वो कैसे बढ़ रहा है, टेम्परेचर के पावर 4, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो रही है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इधर जा रही है, यानी कि वेवलेंथ घट रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वेवलेंथ घट रहा है। इसी किसी बुक में ना इसी ग्राफ को किस में प्लॉट किया है, वेवलेंथ के टर्म में। तो ये जो तुमको ग्राफ अगर वेवलेंथ के टर्म में ड्रा करोगे, इधर वेवलेंथ लोगे, लैम्डा लोगे बेटा, तो ये जो ग्राफ इधर हो जाएगा ना, ये रेड वाला इधर हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, और ये येलो वाला इससे भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो लैम्डा घटेगा। ग्राफ देख लेना वो वाला, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी था और स्पेक्ट्रल एनर्जी कहीं किसी बुक में ये वाला ग्राफ ऐसे लैम्डा से भी बनाया है। तो जब लैम्डा से बनाएगा तो इसी ये जो रेड वाला ग्राफ है ना, ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा। देखो ये थोड़ा ग्राफ इधर हो जाएगा अगर मैं बनाना चाहूं, ठीक है। अगर ये चलो ठीक है, इसमें गड़बड़ हो जाएगा, बहुत वो हो जाएगा, राता फैल जाएगा इसमें ना, ठीक है। किसी नेक्स्ट ग्राफ में मैं इसको बता के समझा दूंगा। लेकिन पहला तो रिजल्ट ये निकल के आया कि एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है किसी गिवन टेम्परेचर पे। ये गिवन टेम्परेचर मान लो T1 टेम्परेचर पे तुमको देख रहे हो कि एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं देख रहे हो कि जैसे जैसे इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी इतना है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी ये है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी ये है, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एनर्जी ये है। तो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग एनर्जी है, हर एक फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी के लिए अलग एनर्जी, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर एक फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग एनर्जी डेंसिटी अलग अलग है। वही तो कह रहा है कि एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग दिख रही है एक टेम्परेचर पे। तो ये तो तुमको दिख रहा है। दूसरा आ रहा है कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, एनर्जी डेंसिटी वैसे वैसे बढ़ रही है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम हो जा रही है, उसके बाद एनर्जी डेंसिटी घटना शुरू हो जा रही है। ये दूसरा ग्राफ दूसरा चीज है। तीसरी चीज करें, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर उस ग्राफ के नीचे का अगर एरिया निकालें, जिसको बोलते हैं पावर, एरिया अंडर कर्व जिसको पावर बोलते हैं, उस पावर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होगा T टू द टेम्परेचर के पावर 4 के। ये कैलकुलेटेड है। और यहाँ पे हटाते हो, अच्छा ये जो सिग्मा आया इसको बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट, इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 5.6 × 10 टू द पावर -8। क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 5.6 × 10 टू द पावर -8, ठीक है। पावर है, पावर का यूनिट क्या होता है? वाट मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर -4, वाट मीटर के पावर -2 केल्विन के पावर -4, इसका यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं, जो सिग्मा है उसको बोलते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह चौथा जो हमारा आया रिजल्ट, वो कहता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है। बेटा T1 टेम्परेचर पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ है, T2 टेम्परेचर पे इस ग्राफ का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ है, T3 टेम्परेचर पे इस ग्राफ का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, यानी कि उसका वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे वेवलेंथ डिक्रीज करता है, मैक्सिमम वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अगर म्यू बढ़ेगा बेटा, म्यू बढ़ेगा तो सी डिक्रीज करेगा, लैम्डा डिक्रीज करेगा। यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो मैक्सिमम लैम्डा घटेगा। यानी कि अगर इस ग्राफ को लैम्डा वाले से प्लॉट करोगे ना, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर ये हो जाएगा लैम्डा मैक्स पहले वाले का, दूसरे वाले का लैम्डा मैक्स इधर आएगा, तीसरे वाले का लैम्डा मैक्स इधर आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करे तो लैम्डा मैक्स घटेगा, ठीक है। एक चीज समझ में आया। तो यहां से इसका c बाई लैम्डा, तो c बाई लैम्डा को t से मल्टीप्लाई कर दिया तो कांस्टेंट था, इसी कांस्टेंट को हम b बोलते हैं। जो कांस्टेंट आता है ना, इसी को हम b के बराबर बोलते हैं। लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है b, जिसको बोलते हैं हमारा विंस कांस्टेंट। और विंस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे हम यहाँ पे जो b की वैल्यू होती है इसको बोलते हैं विंस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 2.89 × 10 टू द पावर -3, 2.89 × 10 टू द पावर -3, ठीक है। इसका यूनिट आ जाएगा मीटर ना, लैम्डा का मीटर इनटू केल्विन ना, क्या हो जाएगा? मीटर इनटू केल्विन, इसका यूनिट आ जाएगा मीटर, क्योंकि लैम्डा इंटू टी है ना, बी बराबर क्या है? लैम्डा इंटू टी। लैम्डा वेवलेंथ है, इसको मीटर में मेजर करते हैं, और टी टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं बेटा। तो ये आया हमारा, ये था आज का लेक्चर बेटा। इस लेक्चर के अंदर हमने जाना क्या फेरी का ब्लैक बॉडी क्या होता है ना, फेरी ने ऐसे ब्लैक बॉडी बनाया था, फिर उसको हमने ल्यूमर और प्रिंगसर ने इसको एक्सपेरिमेंट किया था, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फिर हमारा रिजल्ट आया था कि ये जो ग्राफ बना है इस ऑब्जर्वेशन से, जो हमने ऑब्जर्व किया था उस एक्सपेरिमेंट से, उस ऑब्जर्वेशन से मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया, उस ग्राफ से हमको 4 चीजें निकल के आए। ये सारी चीजें हमारा ऑब्जर्वेशन के अंदर ये हमको रिजल्ट निकल के आया। और बारी बारी से इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। पहले एक्सप्लेन करेंगे हमारे स्टीफन बोल्ट्जमैन आएंगे, फिर आएंगे विंस लॉ, लेकिन उससे पहले जानेंगे किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, किरचॉफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन किरचॉफ्स लॉ से पहले पढ़ेंगे इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है ना, ठीक है। समझ तो जाओगे। इमिसिव पावर क्या होता है? मतलब इमिट करने की जो पावर होती है। एब्जॉर्प्टिव पावर मतलब एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है, ठीक है। तो कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है वो बराबर होते हैं। जितना वो एब्जॉर्ब करता है उतना ही वो इमिट करता है, इतना तो तुमको समझ में आ रहा है। कोई ब्लैक बॉडी है जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है उतने ही रेडिएशन को इमिट करेगा। ये हमारा किरचॉफ्स लॉ है कि उसके एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर दोनों क्या होती है? बराबर होती है ना, फिर दोनों का रेशियो 1 के बराबर होता है, ठीक, किसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स ब्लैक बॉडीज लॉ, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए जो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, स्टीफन बोल्ट्जमैन, फिर हमारे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, फिर लास्ट में आएंगे हमारे प्लैंक्स लॉ, जो एग्जैक्ट क्या करते हैं, एग्जैक्ट हमारे इस ग्राफ को वेरीफाई करते हैं। अच्छा जरा एक चीज देखना बहुत ध्यान से, जाते जाते एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता के जा रहा हूं, ठीक है। ये जो तुम ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे लैम्डा मैक्स है, यहाँ पे म्यू मैक्स है, यहाँ पे म्यू मैक्स है, यहाँ पे बनाया ना म्यू मैक्स, थोड़ा सा शिफ्ट है दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाना। ये देखो, अगर मैं इस ग्राफ से एक लाइन से मिलाना चाहूं बेटा, तो इस तरीके से तुमको, इस तरीके से ऐसे तुमको दिखेगा, एग्जैक्ट सेम बना नहीं बना ना, इस तरीके से इस ग्राफ को मिलाना चाहूं, यानी कि ये जो डेविएशन हो रहा है, इस लैम्डा मैक्स में जो डिविएशन हो रहा है उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ ना, ठीक है, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। बुक में लिखा होगा बेटा अल्ट्रावायलेट
कैटास्ट्रॉफ, ठीक है, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। क्या होता है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जान लो कि जो डिविएशन हो रहा है इसके लैम्डा मैक्स में, एक यहाँ है एक यहाँ पे टेम्परेचर के साथ लैम्डा मैक्स में जो डिविएशन हो रहा है उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आगे क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी तक बस इतना ही, इतना पढ़ो, इतना नोटबुक में एंट्री करो बेटा। इसका जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ और इंटरेस्टिंग लेक्चर सीरीज के साथ, मजेदार अपना पढ़ेंगे, मजेदार समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।